देश भर में मौसम सर्द होता जा रहा है। कहीं भारी बर्फबारी तो कहीं शीतलहर से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान है। बदले मौसम पर देखिए हमारी रिपोर्ट। इस बार न्यू ईयर पर और सताएगी सर्दी, क्योंकि देश में तेजी से बदल रहा है मौसम का मिजाज। कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश की फुहारें। पहले आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के नैनीताल का हाल। सरोवर नगरी नैनीताल में कल शाम से ही हल्की बर्फबारी जारी है। घूमने आए पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। नैनीताल में पिछले 2 दिनों से बादल छाए हुए थे, जिससे शहर के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने यहां अगले 3 दिनों के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। अगर ब्लॉकेज होता है बर्फबारी में किसी कारण से, तो उनको हटाने के लिए संबंधित विभाग को बता दिया गया है। पर्यटकों के संख्या के बारे में गणना की जा रही है, कितने पर्यटक वहाँ इस समय होंगे, जिनको आवश्यकता अनुसार उचित सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारी बर्फबारी के बाद जोशीमठ से औली को जोड़ने वाले मोटर मार्ग पर काफी फिसलन हो गई है, जिसके चलते सैकड़ों वाहन जहां के तहां फंस गए हैं। हादसों का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली में कल हुई बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। यहाँ मौसम साफ है और विजिबिलिटी काफी बेहतर। सैलानी भी इसका भरपूर मजा ले रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में कल से ठंड और बढ़ जाएगी। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। वहीं कल कोहरा भी छाए रहने का अनुमान है। यहाँ आया तो सुहाना है, मौसम अच्छा है, परिवर्तन है, क्लाइमेट बढ़िया रहेगा। थोड़ी थोड़ी जो है परिवर्तन आ जाएगा, प्रकृति का नियम है और तो बहुत ही सुंदर लग रहा है वातावरण यहाँ का। राजस्थान के जोधपुर में मौसम में अचानक बदलाव देखा गया। कई जगह बारिश और ओले पड़ने से तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश और शीतलहर के असर से ठिठुरन और बढ़ने की उम्मीद है। पहाड़ी राज्यों में हल्की सी मध्यम बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। और देखिए, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ठंड से लोगों का इस वक्त बुरा हाल है। अमेरिका में तो बर्फीले तूफान ने ठंड का 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सफेद बर्फ की चादर में ढका शहर, बारिश भी बरपा रही, अमेरिका में कहर। ठिठुरन ऐसी कि सांस लेना भी दुभर हो जाए। विदेशों में भी बारिश और बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अमेरिका के कई शहरों में बर्फीले तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तस्वीरें उत्तरी कैलिफोर्निया के सिएरा नेवादा की हैं, जहां बर्फबारी ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां सड़कों पर 6 से 8 इंच तक बर्फ जम गई है। यातायात लगभग ठप है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी के बीच इन तमाम कोशिशों का कोई खास असर होता नजर नहीं आ रहा। वॉशिंगटन के सिएटल में भी आर्कटिक के बर्फीले तूफान की वजह से 1948 के बाद सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। यहाँ पारा गिरकर -7 डिग्री पर पहुंच चुका है। बर्फीले तूफान से राहत बचाव के लिए सरकारें तो काम कर ही रही हैं, लोग भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बेघर लोगों के लिए शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। इन शेल्टर होम्स में गर्म कपड़े और रहने का पूरा इंतजाम है। अमेरिकी मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कई हफ्तों तक खराब मौसम का ये दौर जारी रहेगा। तब तक लोगों को पूरी सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। बचपन का प्यार गाने से रातों रात मशहूर हुए सहदेव दिर्दो का मंगलवार की शाम एक एक्सीडेंट हो गया। सहदेव के सिर पर गहरी चोट आई है। सुकमा जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सहदेव को जगदलपुर रेफर कर दिया गया। शोहरत की बुलंदियों को छूने वाला लिटिल 2021 की सबसे बड़ी इंटरनेट सनसनी। सुकमा का वो सहदेव दिर्दो आज दर्द में है। इसे आपकी दुआओं की जरूरत है। मंगलवार की शाम बचपन फेम सहदेव का अचानक एक्सीडेंट हो गया। सहदेव स्कूटी पर सवार होकर अपने दोस्तों संग घूमने निकला था। तभी अचानक सड़क पर गिट्टी और रेत की वजह से स्कूटी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में सहदेव के सिर पर गहरी चोटें आई हैं।
सहदेव के रोने से ही पता चल रहा है कि वो कितनी तकलीफ में है, जख्म कितने गहरे हैं। सहदेव के साथ हुए हादसे की खबर से इसके फैंस परेशान हैं। भूपेश बघेल ने सुकमा के डीएम विनीत नंदनवार से बात कर सहदेव के इलाज के लिए हर जरूरी इंतजाम करने को कहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहदेव से मिले थे तो बचपन का प्यार गाना सुनकर काफी खुश हुए थे। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुकमा के डीएम और एसपी जिला अस्पताल पहुंचे और सहदेव के इलाज की जानकारी ली। फिलहाल सहदेव को बेहतर इलाज के लिए सुकमा से जगदलपुर रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक सहदेव के सिर पर गंभीर चोट आई है, लेकिन ज्यादा चिंता की बात नहीं है। सहदेव दिर्दो जल्द ही ठीक होकर पहले की तरह गुनगुनाएगा। तो देखिए, देश में कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र और दिल्ली दो ऐसे राज्य हैं जहां पर ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन की रफ्तार कितनी तेज है, हमारी इस रिपोर्ट से आपको इस बात का अंदाजा होगा। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन एक बार फिर लोगों की दहशत बढ़ा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ओमिक्रॉन का संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। ओमिक्रॉन अब तक देश के 22 राज्यों में फैल चुका है और देश में इसके कुल 665 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में इसके 167 केस सामने आ चुके हैं, जबकि दिल्ली में 165 मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली में भी काफ़ी तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है इस बार, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो मोस्टली माइल्ड केसेस हैं, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। अधिकतर केसेस में ना तो अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, ना आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। दूसरे राज्यों की बात करें तो केरल में 57, तेलंगाना में 55, गुजरात में 49 और राजस्थान में 46 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 31, मध्य प्रदेश में 9 और ओडिशा में 8 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। पुडुचेरी में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, वहां 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने की रफ्तार कितनी तेज है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 2 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन का पहला केस आया। 18 दिसंबर को 16 दिन में 100 केस हो गए। 3 दिन बाद 21 दिसंबर को 200 केस, 2 दिन बाद 23 दिसंबर को 300 केस, फिर 2 दिन बाद 25 दिसंबर को 400 केस, अगले 2 दिन बाद 27 दिसंबर को 500 केस और फिर 1 दिन बाद 28 दिसंबर को 600 केस पार हो गए। यानी 1 से 100 केस होने में 16 दिन लगे, लेकिन 100 से 600 केस होने में सिर्फ 10 दिन का वक्त लगा। मतलब साफ है, ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सावधानी बेहद जरूरी है। देखिए, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसको देखकर अब तमाम सरकारें सतर्क हो गई हैं। कई जगह नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा चुका है, लेकिन दिल्ली में कल से कई ऐसी पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं जिसे आप मिनी लॉकडाउन या फिर सेमी लॉकडाउन कह सकते हैं। दिल्ली में एक बार फिर सेमी लॉकडाउन जैसे हालात दिखने लगे हैं। राजधानी में येलो अलर्ट जारी होने के साथ ही कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट, जिम, स्पा बंद रहेंगे, लेकिन सैलून खुले रहेंगे। दुकानें और मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे। ऑड इवन की तर्ज पर खुलेंगी दुकानें और मॉल। मेट्रो और बसें 50% क्षमता पर चलेंगी। मेट्रो और बसों में खड़े रहने की अनुमति नहीं। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी में सिर्फ 2 यात्री सफर करेंगे। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। सुबह 8 से रात को 10 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट। प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। प्राइवेट दफ्तर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। शादियों में सिर्फ 20 लोगों को ही इजाजत। धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन रहेगा। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में आज DDMA यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से खराब होते हालात पर चर्चा होगी।
ये बैठक उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। इस बार आपकी सरकार जो है और ज्यादा 10 गुना तैयार है केसेस से निपटने के लिए। हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले, इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर पहन के रखें। उधर मुंबई में भी ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के साथ साथ कोरोना पर काबू पाने के लिए बीएमसी पहले ही कई पाबंदियां लगा चुकी है। मुंबई में नए साल के सेलिब्रेशन पर पूरी तरह से पाबंदी है। धारा 144 लागू की जा चुकी है। 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें मुंबई के मरीन ड्राइव की हैं, जहां बीएमसी मार्शल उन लोगों से फाइन लेते नजर आ रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। मैं फिलहाल मुंबई के मरीन ड्राइव इस इलाके में हूं और यहाँ पर बीएमसी मार्शल्स हैं। बीएमसी मार्शल्स ऐसा काम करते हैं जो कि जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है उन्हें उनके पास वो जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना है और उसका फाइन भी लगाते हैं। लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद लोग रात के वक्त सड़कों पर निकल रहे हैं और एक जगह पर इकट्ठा भी हो रहे हैं। बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके की ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। और अब बात उस खबर की जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है तो आपको ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में समझिए। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई देश की चिंता। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले लोग भी आ रहे हैं ओमिक्रॉन की चपेट में। ये दावा किया गया है देश की राजधानी दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में हुई एक स्टडी में। इसके मुताबिक एलएनजेपी अस्पताल में 1 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ओमिक्रॉन के 72 मरीज इलाज के लिए भर्ती हुए। इन मरीजों में 96% यानी 69 लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके थे। बाकी बचे 3 लोगों को भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी थी। बावजूद इसके ओमिक्रॉन ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। खाली 3 लोग को छोड़कर सभी जो पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हुए सब ने 2 डोज वैक्सीन का लिया हुआ था। 3 लोगों का वैक्सीनेशन पूरा नहीं था। इसका मतलब ये कि वैक्सीन की डोज से इन सभी लोगों की जान बची। दुनिया भर के तमाम शोध भी बताते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना का संक्रमण तो हो सकता है, लेकिन इससे गंभीर रूप से बीमार होने या जान जाने का खतरा कम हो जाता है। अभी 1 दिसंबर से अभी तक आज तक हमारे पास 72 ओमिक्रॉन के जो कंफर्म्ड केसेस हैं वो आ चुके हैं और इसमें से ज़्यादातर पेशेंट ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। 56 पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं, ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं और अभी हमारे पास 16 पेशेंट अभी एडमिट हैं और डेली हमारे पास जो पैसेंजर इंटरनेशनल पैसेंजर हैं एयरपोर्ट से हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन चिंता अभी खत्म नहीं हुई है। एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार का दूसरा बयान सुनिए। ज़्यादातर पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक हैं, कोई गंभीर लक्षण नहीं है। केवल 4 जो पेशेंट थे हमारे पास उनको लक्षण थे। उनमें से एक को लो ग्रेड फीवर था, एक को डायरिया था, एक को पेन एब्डोमेन था और एक पेशेंट्स को वीकनेस थी, उसके साथ साथ उसको हेडेक था और उनका थोड़ा सा कफ था। रेस्पिरेटरी सिम्टम सिर्फ एक पेशेंट में थे। यानी ओमिक्रॉन कोरोना का एक ऐसा वेरिएंट है जिसके लक्षण भी साफ नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसी को लेकर पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने भी एक रिपोर्ट सामने रखी थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि वैक्सीनेटेड लोग ओमिक्रॉन की चपेट में तो आए, लेकिन इलाज के बाद जल्द ठीक होकर घर चले गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में 183 मरीजों का विश्लेषण किया था। 87 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। इसमें 3 वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें वैक्सीन का बूस्टर भी लग चुका था। और दूसरी बड़ी बात ये कि 70% मरीजों में कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं थे। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से देश की चिंता बढ़ी हुई है, लेकिन इस लड़ाई में वैक्सीन एक कारगर हथियार है। इसलिए एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल के नाते आपसे मास्क और सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने के साथ साथ वैक्सीन का सुरक्षा कवच लेने की अपील करता है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है।
तो कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए कई जगह चुनावी रैलियां हो रही हैं, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया गया, लेकिन इसके बावजूद चुनावी रैलियों पर कोई रोक नहीं है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि देश में ओमिक्रॉन चाहे कितनी भी रफ्तार पकड़ ले या कोरोना के आंकड़े कहीं पर भी पहुंच जाए, लेकिन राजनीतिक दलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और चुनावी रैलियां जारी रहेंगी। एक दिन पहले की इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभाओं में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। हरदोई में से निकल रहा था मेरे घर से एयरपोर्ट की तरह, मुझे कुछ जर्नलिस्ट पूछ रहे थे कि अमित भाई उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा। मैंने उनको कहा हरदोई की रैली देख लो, जवाब मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अब वो सज्जन देख रहे नहीं देख रहे मुझे मालूम नहीं है, मगर मैं देख रहा हूं जहां तक नजर पहुंचती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, इसलिए रैलियों का रेला दिख रहा है। आज भी कई रैलियां होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे लखनऊ में, दोपहर 12 बजे फर्रुखाबाद में, दोपहर 2 बजे अमरोहा में और फिर शाम 4 बजे गोरखपुर में जनसभाएं करने जा रहे हैं। उधर प्रियंका गांधी भी आज फिरोजाबाद पहुंच रही हैं, जहां वो शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और महिलाओं को संबोधित करेंगी। कल लखनऊ में कांग्रेस की तरफ से आयोजित मैराथन में किस तरह कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज कांग्रेस की तरफ से मैराथन का आयोजन किया गया है। चुनाव से पहले तैयारियों में यह मैराथन अब इसी कड़ी में देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगी तादाद लड़कियों की, बच्चियों की जो यहाँ पर पहुंची है इस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए। हजारों की तादाद में इकाना के आसपास ये भीड़ है। कुछ सकारात्मक दिखता है जब चेहरे पर मास्क दिखता है, पर ज्यादातर लोग बिना मास्क के हैं और भीड़ जिस तरीके से इकट्ठा हुई है ये भीड़ चिंता बढ़ाने वाली है। मास्क लगाया आपने? मास्क मिला ही नहीं, मुझे मास्क मिला ही नहीं। वैसे तो दिक्कत ये है कि न ही कार्यकर्ता समझने को तैयार है और न ही नेता। चुनाव आयोग 3 दिनों के यूपी दौरे पर है, आज उसका दूसरा दिन है। चुनाव आयोग की टीम यूपी के 75 जिलों के जिलाधिकारियों से मिलेगी। सभी जिलों के डीएम के साथ एसएसपी को भी बुलाया गया है। इस फीडबैक के आधार पर चुनाव को लेकर फैसला लिया जा सकता है। चुनाव तय वक्त से पहले होंगे या फिर चुनाव टालने का फैसला लिया जाएगा, इसे लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन रैलियों में भीड़ तो कम की जा सकती है और इसलिए एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर ये रैलियां कब रुकेंगी। दोस्तों, भारत में खबरें लगातार जारी हैं। देखिए कोरोना का खतरा कितना बड़ा है, क्यों हमें खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हर उपाय करना चाहिए। अगली रिपोर्ट देखकर आप बखूबी समझ जाएंगे। पिछले 24 घंटे में कोरोना की रफ्तार। अमेरिका 2,47,863 नए केस, मौतें 1,370। फ्रांस 1,79,807 नए केस, मौतें 290। ब्रिटेन 1,29,471 नए केस, मौतें 18। जर्मनी 30,402 नए केस, मौतें 448। रूस 21,922 नए केस, मौतें 935। यानी जिसका डर था वही हो रहा है। लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका ओमिक्रॉन अब तेजी से इंसानी आबादी को अपने चपेट में ले रहा है। नतीजा ये है, अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ लग रही है और स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा रही हैं। अमेरिका के वर्जीनिया से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ कारों की इतनी लंबी कतार है कि आप गिनती भूल जाएंगे। ये सभी लोग कोरोना के लक्षण दिखने के बाद टेस्ट के लिए पहुंचे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा बच्चों पर कहर बरपा रहा है। अमेरिका में ओमिक्रॉन की वजह से बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। न्यूयॉर्क के अस्पतालों में बच्चे 4 गुना ज्यादा भर्ती हो रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती आधे से ज्यादा बच्चों की उम्र 5 साल से कम है। दक्षिण अफ्रीका में अस्पताल में भर्ती लोगों में से 9% 5 साल से छोटे बच्चे हैं। इंग्लैंड में भी 5 से 11 साल के बच्चों में आम लोगों की तुलना में 3 गुना संक्रमण है।
पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे बुरा हाल अमेरिका का है और यहाँ भी सबसे ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। अमेरिका में अब तक 75 लाख से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, यानी अमेरिका में हर 10 में से एक बच्चा कोरोना संक्रमित हुआ है। पिछले एक हफ्ते में अमेरिका में कोरोना से 1,99,000 बच्चे संक्रमित हुए। लगातार 20 हफ्ते से अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। जब से कोरोना शुरू हुआ है, अमेरिका के कुल केसेस में 17.4% केस बच्चों के संक्रमण के हैं। अमेरिका की कुल जनसंख्या में 18 साल से नीचे के बच्चे 22.2% हैं और 23 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में कुल केस 20.8% केस बच्चों के संक्रमण के थे। ये खबरें बताती हैं कि बच्चे भी संक्रमण की चपेट में हैं। सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इससे छोटे बच्चों को वैक्सीन कब दी जाएगी? ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच अच्छी खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने इंसानी शरीर में पाए जाने वाले उस एंटीबॉडी की पहचान कर ली है जो कोरोना के किसी भी वेरिएंट को निष्क्रिय कर सकता है। साइंस मैगजीन नेचर में छपे शोध के मुताबिक ये एंटीबॉडी सीधे कोरोना के स्पाइक प्रोटीन पर हमला करता है। इस नई खोज से आने वाले दिनों में ऐसी वैक्सीन और दवाइयां बनाने में मदद मिलेगी जो कोरोना को हमेशा के लिए खत्म कर दे। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत और देखिए नमस्ते भारत में अब वक्त हो गया है आपको एक खास मेहमान से मिलवाने का, जो है रेडियो सिटी 91.1 एफएम की रेडियो जॉकी आरजे गिनी, मॉर्निंग शो होस्ट है। आरजे गिनी, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते भारत में। गिनी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि साल 2021 गुड मॉर्निंग गिनी, क्योंकि अब साल 2021 का आखिरी 3 दिन चल रहे हैं, ऐसे में नया साल आने वाला है, लेकिन दिल्ली में कोरोना की वजह से दिल्ली एक बार फिर लॉक हो गई है। न्यू ईयर कैसे मनाएंगे? पता नहीं लोगों का क्या होगा ऑनेस्टली, बिकॉज न्यू ईयर्स के लिए बहुत सारी पार्टीज प्लान थी, लोगों के बहुत सारे प्लान्स थे, एंड लिटरली 3 हफ्ते पहले तक ऐसा कुछ नहीं था। So everybody had planned, all restaurants, all bars, पर अब दिल्ली में of course येलो अलर्ट लग गया है, सब कुछ बंद हो गया है। मतलब 83 पिक्चर रिलीज हुई है, जर्सी रिलीज होने वाली थी, मूवी थिएटर्स का मैसिव लॉस है। देव गॉन टू दिल्ली गवर्नमेंट टू से कि प्लीज़ हम डबल वैक्सीनेटेड लोगों को बुलाएंगे, 50% फीस पे लोगों को बिठाएंगे, बट या आई डोंट नो कि अब क्या होगा। पर हाँ, लाइक दिस सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी। आरजे गिनी, मैंने आपके पॉडकास्ट के बारे में भी सुना है, तो आप जरा उसके बारे में भी बताइए। पॉडकास्ट पर आपके श्रोता किस तरह का कंटेंट सुनना पसंद कर रहे हैं? पहले तो आपके स्टूडियो से मेरे स्टूडियो में स्वागत, बिकॉज आई थिंक स्टूडियो टू स्टूडियो मेरी पहली बार बात हो रही है। तो रेडियो सिटी एक रेडियो स्टेशन है जहाँ पे हम बहुत सारे गाने चलाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। ये स्प्रेड है अक्रॉस 39 मार्केट्स। और अब रिसेंटली देखिए, जैसे जैसे दुनिया में बदलना होता है, सब बदलते हैं, तो पॉडकास्ट एक नई चीज़ आए थे। और पॉडकास्ट सिंपल सी बात होते हैं जहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन होती है। पॉडकास्ट आर बेसिकली कॉन्वर्सेशंस दैट हैपन विदाउट अ ब्रेक। इसमें गाने नहीं होते, इसमें सिर्फ आप एक कनेक्ट इस्टेब्लिश करते हैं किसी एक लिसनर के साथ। तो इसीलिए रेडियो सिटी भी पॉडकास्ट लेकर आया। इन पॉडकास्ट्स को हम चलाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 8 से लेकर 12 मिनट तक। इसके बीच में कोई ब्रेक्स नहीं होते। ये पॉडकास्ट डील करते हैं रोमांस के साथ, फाइनेंस के साथ, आप बात करें स्टोरी टेलिंग की, बॉलीवुड की, माइथोलॉजी की, खाने की कि खाना कहाँ से कौन सा आया था। ये पॉडकास्ट है अप्रॉक्सीमेटली 68 इन नंबर। दे आर स्प्रेड अक्रॉस ऑल ऑफ आवर मार्केट्स। 9 लैंग्वेजेस में मिलते हैं, तो हर इंसान को अपने मतलब का सम्मान मिल जाता है, अलॉन्ग विद आवर म्यूजिक, अलॉन्ग विद आरजेज, अलॉन्ग विद आवर इंटायर कॉन्वर्सेशन, यही रेडियो सिटी 91.1 पर। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, माई पॉडकास्ट आर अवेलेबल ऑन एप्पल, स्पॉटिफाई, गूगल, हर जगह। आप रेडियो सिटी की वेबसाइट पे आएँ, आप मिड डे की वेबसाइट पे जाएँ, हर जगह हमारे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं जी। गिनी, देखिए पॉडकास्ट के बारे में आप बता रही हैं, लेकिन अब इसमें समझने की सबसे बड़ी बात यह है कि ऑडियंस जो है आपकी, वर्चुअल ऑडियंस खास करके, उससे आप कैसे कनेक्ट करती हैं, कैसे उनको अपने साथ रोक कर रखती हैं, ये भी हम जरा समझना चाहेंगे। I'm so sorry, I didn't get that. हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप अपने वर्चुअल ऑडियंस को पॉडकास्ट के, आप सुन पा रही हैं, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल पहुंच रही है जी। हम ये जानना चाह रहे हैं पॉडकास्ट के बारे में, तो आपने बताया, लेकिन मेरी वर्चुअल ऑडियंस से हम कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे उनको अपने साथ रोक कर रखते हैं, कैसे वो बार बार आपके साथ दोबारा जुड़ते हैं?
देखिए ऐसा है कि जैसे मैं एक शो करती हूँ, रोज सुबह मॉर्निंग में आता है 7 से 11, जैसे आपका ब्रेकफास्ट अब मॉर्निंग शो आता है। उसके बाद अगर दर्शक हमारे साथ कनेक्ट करना चाहें तो वो कहाँ करेंगे? तो इसीलिए हम अपने शोज़ के भी पॉडकास्ट बनाते हैं, हम अपने इंटरव्यूज़ के भी पॉडकास्ट बनाते हैं, हम जो बातें कर रहे होते हैं हम उसके पॉडकास्ट बनाते हैं, ताकि आप अपनी मर्जी से अपने कन्वीनियंट टाइम पे भी उसको सुन सकें। और एक वर्चुअल और डिजिटल ऑडियंस के पास हमेशा ये होता है कि दे वांट टू हियर थिंग्स एट देयर ओन टेस्ट, एट देयर ओन टाइम। तो चाहे आप रेडियो की बात करें, चाहे आप टेलीविज़न की बात करें, हम टाइमिंग्स के साथ थोड़े से बन जाते हैं, पर पॉडकास्ट में ऐसा नहीं होता। आप जाकर इसे कभी भी डाउनलोड करके सुन सकते हैं। ऑल्सो हम रेडियो पे भी पॉडकास्ट चलाते हैं, ताकि अगर आप कहीं जा रहे हैं एक लंबी जर्नी पे, तो एक कहानी के द्वारा आपको और हमको बांध के रखे। एंड आई थिंक जब हम बातें करते हैं, चाहे एक रेडियो शो में हो चाहे एक पॉडकास्ट में हो, लोकल कनेक्ट और एक इंसान के दिल से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, जो शायद इन स्टोरीज़ में, इन बातों में हो जाता है। तो हाँ, डिजिटल ऑडियंस अपने टाइम पे सुने, रेडियो ऑडियंस अपने टाइम पे सुने, हम सबको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। बिल्कुल गिनी, बहुत आपको शुभकामनाएं पॉडकास्ट के लिए, और हमारी यही कामनाएं हैं कि पॉडकास्ट की जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उन तक आप अपनी बातें, अपने मन की बातें पहुंचाने में कामयाब हो रही हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज गिनी। और अब खबरें आपको बता देते हैं विस्तार से। देखिए, कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर शिकंजा कसता जा रहा है। देश की 5 एजेंसियां इस कारोबारी का पूरा बही खाता खंगाल रही हैं, लेकिन इसी के साथ अब कुछ और कारोबारियों पर जांच एजेंसियों की नजर भी है, जिनके यहां छापेमारी जारी है। कानपुर में अभी इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर में नोटों के बंडल को लेकर ही लोग हैरान थे कि अब कानपुर के 2 और कारोबारी निशाने पर आ गए हैं। ट्रांसपोर्टर के घर पर छापेमारी, वनस्पति कारोबारी के घर छापा। ये दोनों तस्वीरें उन्हीं छापों की हैं, जिसमें एक ट्रांसपोर्टर के घर पर छापेमारी हो रही है तो दूसरे में वनस्पति कारोबारी के घर पर रेड डाली गई है। कानपुर में गणपति ट्रांसपोर्ट के मालिक के घर पर DGGI यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस और इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है। छापेमारी के लिए आए अधिकारी वहां से कुछ जरूरी कागजात भी ले गए हैं। वहीं कानपुर में ही मयूर वनस्पति के मालिक सुनील गुप्ता के घर और ऑफिस में भी DGGI की टीम ने छापा मारा है। सुनील गुप्ता का घर सिविल लाइंस इलाके में है, जबकि ऑफिस ग्रीन पार्क के सामने है। उधर कन्नौज के गिरफ्तार कारोबारी पीयूष जैन के घर से मिले करोड़ों रुपए की पहेली सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। देश की 5 सबसे बड़ी एजेंसीज पीयूष जैन केस की जांच में जुट गई है, क्योंकि बात सिर्फ टैक्स चोरी या फिर ब्लैक मनी की नहीं रह गई है, बल्कि इससे भी आगे बढ़ गई है। 194 करोड़ कैश के अलावा सोने की तस्करी की केस की भी जांच की जा रही है। अब DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जब्त किए गए सोने की जांच करेगा। ED इस बात की जांच करेगा कि करोड़ों रुपए हवाला के तो नहीं है। इनकम टैक्स विभाग काले धन और पैसे के स्रोत की पड़ताल करेगा। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो 600 किलो चंदन के तेल की जांच करेगा। वहीं DGGI की टीम GST चोरी की जांच को आगे बढ़ाएगी। पीयूष जैन के घर छापेमारी की कार्रवाई तो खत्म हो गई है, लेकिन उससे पहले कानपुर और कन्नौज में 195 करोड़ रुपए के अलावा 23 किलो सोना भी बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि इस मामले में अभी और कई बड़े राज सामने आएंगे। आगे बढ़ती हूँ और अब बात उस तथाकथित संत की जिसके नफरती बोल पर देश गुस्से में है। संत कालीचरण के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद पुलिस उसे तलाश रही है, लेकिन अभी तक उसकी कोई खोज खबर नहीं है। सवाल ये कि आखिर कहाँ है कालीचरण? महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाला कालीचरण कहाँ है? आखिर वो ऐसी कौन सी जगह छिपा है कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा है कि कालीचरण की तलाश में पुलिस की टीम को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भेजा गया है। उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है और बहुत साहसी है, तो आप सरेंडर करें। बाहर इस प्रकार से बयानबाजी करने के बजाय वो सीधा पुलिस में FIR दर्ज हो चुका है, वह अपने आप को सरेंडर करें, नहीं तो गिरफ्तार करें, छत्तीसगढ़ पुलिस जाएगी। कालीचरण ने जो कुछ कहा उस पर तो पहले ही लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इतिहास के आईने से उसके झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। सुखदेव राजगुरु
भगत सिंह जी की फांसी गांधी रुकवा सकते थे, लेकिन नहीं रुकवाई जानबूझ के। इसलिए तिरस्कार करता हूं मैं गांधी का। कि जब सब अग्रीमेंट हो गया कांग्रेस से, गांधी इरविन एग्रीमेंट 1931 का, तो गांधी जी फिर बाहर जाकर वापस आए कि भगत सिंह को की जिंदगी बचा लीजिए, उनको फांसी पे मत चढ़ाइए। तो इरविन ने कहा कि मैंने फिर भी इनकार कर दिया, मैं नहीं तैयार। तो इसलिए ये बिल्कुल झूठ है कि गांधी जी ने भगत सिंह के लिए कोई कहानी। पाकिस्तान बांग्लादेश को जोड़ने वाला कॉरिडोर मांग लिया मुसलमानों ने कि भारत को और खाया जाए। इसके लिए गांधी अनशन पे बैठने वाले थे। कॉरिडोर से क्या मतलब गांधी जी, ना इस पे कभी वो बैठे। ये तो पागलपन का सवाल है। लाखों करोड़ों हिंदुओं को मार के उनकी लाशें भेजी गई। लाखों हिंदुओं को, 27 लाख हिंदुओं को मार डाला गया एक ही दिन में, डायरेक्ट एक्शन डे के दिन, जिन्ना के द्वारा। और पाकिस्तान में से जो ट्रेनें आ रही थी वो लाशों से ही भरी हुई थी, महिलाओं के और पुरुषों के। और यहां गांधी अनशन कर रहे थे कि 55 करोड़ रुपए दो पाकिस्तान को। वो सिर्फ इस वजह से नहीं बैठे थे, ये भी एक झूठ फैलाया जा रहा है। 55 करोड़ पाकिस्तान को देना नहीं था, पाकिस्तान के थे। जो स्टर्लिंग बैलेंसेस थे उसमें पाकिस्तान का वो हिस्सा आता है। तो ये झूठ है कि वो पाकिस्तान को गिफ्ट दिया गया। आपने देखा कि इतिहासकार इरफान हबीब ने उन तमाम झूठ का पोस्टमार्टम कर दिया जो कालीचरण बोल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कालीचरण आखिर कब पकड़ा जाएगा। देखिए, बिहार के शराबबंदी कानून का मामला इस वक्त देश में गर्म है। सीएम नीतीश शराबबंदी के कानून पर अड़े हुए हैं, प्रशासन भी एक्शन में है, लेकिन तस्करी का काम जोरों पर है। ऐसे में सवाल यह है कि तस्करों पर लगाम कब और कैसे लगेगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक तरफ पुलिस हिरासत में एक युवक है जो पिकअप वैन का ड्राइवर है, दूसरी तरफ अनार के प्रिंट वाले कार्टन का अंबार है। अब इन दोनों तस्वीरों के बीच का संबंध भी जान लीजिए। पुलिस के हिरासत में नजर आ रहा ये शख्स बिहार के शराब तस्करी गैंग का गुर्गा है, जो बनारस से फलों की पेटी में शराब की बोतल छिपाकर तस्करी को अंजाम देने की कोशिश में था। नए साल के जश्न के लिए शराब की इस खेप को पटना पहुंचना था, लेकिन एंटी लिकर टीम ने कैमूर में ही तस्कर को माल के साथ धर दबोचा। इसी क्रम में 28 तारीख को प्रातः 4 बजे एक पिकअप जो फल लादकर बनारस से पटना जा रहा था, जांच करने पे उसमें अनार की पेटी के नीचे विदेशी शराब तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। कुल 1440 बोतल पकड़ी गई हैं। पुलिस की माने तो इस छापेमारी में 1440 विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। इसकी कीमत करीब 3 लाख बताई जा रही है। उधर सीएम नीतीश कुमार तो शराब पीने वाले लोगों को बिहार नहीं आने की बात कर रहे हैं। बाहर को आने वाले को हम कहेंगे कि यहाँ आते हैं तो दारू पीजिए, मत आइए। अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार। चलिए मान लिया जाए कि शराब पीने वाले लोग बिहार नहीं आएंगे, लेकिन जो लोग बिहार में रहकर शराब पी रहे हैं उनका क्या? आखिरकार बिहार में तस्करी कर लाई जा रही शराब की खपत तो बिहार में ही हो रही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि शराब तस्करों पर सरकार कब तक लगा पाएगी लगाम। नमस्ते भारत में खबरें लगातार जारी हैं और अब बात मध्य प्रदेश के देवास की, जहां कोरोना नियम तोड़ने पर महिला पर प्रशासनिक कार्रवाई हुई तो महिला पुलिस के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई पर आ गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नियम तोड़ेंगे तो कोरोना के खिलाफ जंग कैसे लड़ेंगे। सड़क पर लाल रंग के स्वेटर वाली महिला और पुलिस की महिला जवान के बीच धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस वाले बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वेटर वाली महिला की इस हरकत से नाराज होकर महिला पुलिसकर्मी की साथी महिला पर चप्पल चला देती है। हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें एमपी के देवास की हैं, जहां कोरोना के खिलाफ प्रशासन जागरूकता अभियान चला रहा है। मास्क नहीं पहनने पर लोगों को फूल और मास्क दिया जा रहा है और फिर चालान काटा जा रहा है। मास्क नहीं पहनने पर ऐसी ही कार्रवाई देवास में इस महिला जागृति मिश्रा पर की गई, लेकिन महिला चालान की बात पर भड़क गई
और पुलिसकर्मी और एसडीएम प्रदीप सोनी से बहसबाजी करने लगे। इसके साथ नौबत हाथापाई और धक्का मुक्की तक पहुंच गई। जब महिला से इस बारे में सवाल पूछा गया तो सुनिए महिला क्या दलील दे रही है। मैंने बोला 2 साल से नियम है, आप लोगों की लापरवाही, आप 2 साल से चेकिंग करो ना। जब ओमिक्रॉन बढ़ गया तो एकदम से आज आके क्यों चेकिंग कर रहे हो? आपने थाने जाने से मना क्यों करा? भाई मेरी गाड़ी ले गए ये लोग, ठीक है। उसके बाद जब मैंने बहस करी तो इनका ये स्टेटमेंट था, अब तो आप चालान कटाओ। महिला का कहना है कि पुलिस अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उसे जबरदस्ती थाने ले जा रही थी, तो वहीं प्रशासन का कहना है कि हम रोजाना कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जनता को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। देखिए, कार्रवाई शासन इसलिए करता है लोग अवेयर हों और लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। ये वायरस है, वायरस किसी को देखता नहीं है। तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि वायरस ऑफ कंसर्न है और ये बहुत तेजी से फैलता है। इससे बचने का एक ही उपाय, आप मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। कुल जमा ये कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। केवल प्रशासन के भरोसे कोरोना से जंग नहीं जीती जा सकती है। अखिलेश यादव ने मान लिया है कि सत्ता में आने पर साइकिल इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो जिस किसी को टक्कर मारेगी वो आदमी मर भी सकता है, और वो मर जाएगा तो उनकी सरकार मरने वाले को 5 लाख रुपए देगी। इस ऐलान पर उनके आप सोचें या ना सोचें, लेकिन आप हंसेंगे जरूर ही। कोरोना के खिलाफ एबीपी न्यूज की मुहिम लगातार जारी है। हमारे संवाददाता फिर कुछ शहरों में पहुंचे हैं ये देखने के लिए कि लोग कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं। आप भी देखिए। आपको मास्क लगाने की वो नहीं बताई गई महाकाल मंदिर में? नहीं सर, वो क्या अभी फोटो शूट हो रहा था इसलिए। यहाँ के जो कर्मचारी है उन्होंने खुद ने नहीं लगा रखा। उनसे हमने पूछा कहाँ गया आपका मास्क, तो बोल रहे हैं घर बुलिया आया। वो कर्मचारी नहीं लगाएंगे तो आप भी नहीं लगाएंगे? नहीं क्यों नहीं लगाएंगे, हमारा तो हाथ में ही है। मास्क लगाना जरूरी है। मास्क तो आपने भी नहीं लगाया? हमारा तो वो सुई लगे ना अभी आज। आपका मास्क कहाँ है? अभी बस जस्ट गाड़ी लेके आए हैं। मास्क पर ऐसे बहाने कि सुनकर सिर चकरा जाए। एबीपी न्यूज की टीम देश के अलग अलग शहरों में रियलिटी चेक के लिए निकली थी। हम ये देखने निकले थे कि ओमिक्रॉन की आहट के बीच लोग कितने सतर्क हुए हैं, मास्क पहन रहे हैं या नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं। लेकिन हमारी पड़ताल में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो हैरान करने वाली है। लोगों में अब भी कोरोना को लेकर डर नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर सरकार जनता को बार बार सावधानी बरतने को कह रही है, पर कोई सुनने वाला नहीं। सबसे पहले आपको देश की आर्थिक राजधानी मुंबई लेकर चलते हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर लोगों से बात की हमारी संवाददाता लता शर्मा ने, तो देखिए लोगों का क्या कहना है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मैंने मास्क इसलिए नहीं पहना था कि मेरे सफोकेशन हो रहा है। मेरे को सफोकेशन हो रहा है? आप मुझे बताओ, केसेस बढ़ रहे हैं मुंबई में, देश में, आपको लगता नहीं सेफ रहना चाहिए? आपकी बात बराबर है, लेकिन मुझे तो अभी मैं थोड़ा बस से है इसलिए मेरे को थोड़ा सफोकेशन हो रहा था। अभी मैंने लगा लिया, सॉरी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, केसेस बढ़ रहे हैं मुंबई में, देश में, आपको लगता नहीं कि हमें सिक्योर रहना चाहिए? अपनी सुरक्षिता वो हमें अपने जिम्मेदारी से उठानी चाहिए? अभी ये भीड़ भाड़ तो छोड़ के हम सब फैमिली अभी फैमिली का मास्क तो नहीं ना लगा सकते फैमिली में। जो भी हम, हमारी सिक्योरिटी तो हम रखते। सरकार बार बार कहती है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, पर यहाँ ना तो 2 गज दूरी है और ना ही मास्क। यही हाल कुछ बिहार की राजधानी पटना का भी है। यहाँ के बाजार में हमारी संवाददाता निधि श्री ने लोगों से मास्क के बारे में पूछा तो लोग तरह तरह के बहाने बनाते नजर आए। पटना के एनएमसीएच अस्पताल के बाहर अलग अलग जिले से अस्पताल लोग पहुँचते हैं इलाज कराने के लिए, और किस तरह मास्क नहीं पहना है लोगों ने। अब जैसे ये सामने भाई साहब को देख लीजिए, झाल मुड़ी बना रहे हैं। मास्क कौन पहनेगा? मास्क गमछी रखते हैं। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, फिर भी लोगों में डर नहीं है। उत्तराखंड के पलटन बाजार से भी भीड़ की ऐसी ही तस्वीरें आई हैं, जहां लोग बिना मास्क के बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं। इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि इन्हें कोरोना का कोई डर है। मास्क तो नहीं लगा, क्या करें, अब बच्चों का पेट ही पालना है।
सारे दिन मास्क लगा के बैठ नहीं सकते हम यहाँ पे। धूल मिट्टी आती है यहाँ से। इंजेक्शन वगैरह हम ले रहे हैं, कोविड का ले लिया हमने 2-2। अगर बीमार हो गए तो क्या बच्चों का पेट पाल पाएंगे? वैसे नहीं पाल पाएंगे हम। मास्क लगाइए ना सर। बस लगाते हैं, सारे दिन लगा के नहीं बैठ सकते। ऐसे में ओमिक्रॉन का मजबूत होना लाजमी है। अब आपको लेकर चलते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना लेकर। मंदिर प्रशासन ने कोरोना को लेकर कई नियम भी बनाए हैं, पर भक्तों को किसी बात का डर नहीं। तो आपको मास्क लगाने की वो नहीं बताई गई महाकाल मंदिर में? नहीं सर, वो क्या अभी फोटो शूट हो रहा था इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मास्क है आपके पास? आप कहाँ से आए? राजस्थान। आप मास्क नहीं लगाए? मास्क लगा रखा हूँ ना, बस अभी हाल ही दर्शन कर रहा था इसलिए कर रहा था। दर्शन कर रहे थे, मतलब तमाम बहाने हैं यहाँ पर लोगों के पास। इस वक्त देश में कुल ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 653 है। कई राज्यों ने इसे देखते हुए नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। केंद्र सरकार भी लगातार लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रही है, लेकिन जनता को शायद हालात की गंभीरता समझ नहीं आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।